हेलो बच्चों, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल उसका अच्छे से हम लोग देख लिए हैं, उसमें किस तरह तत्वों को सजाया गया था और उसमें कैसे किस टाइप के एलिमेंट्स को किस ग्रुप में रखा गया था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको देखा था। ठीक है, अभी क्या है, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है। ठीक है, एक टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग वो चीज़ नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि उसको पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसको समझना जरूरी है। ठीक है, जिसका परिभाषा एग्जाम में आता भी है। ठीक है, तो पहले हम इस वीडियो में उसको अच्छे से समझ लेंगे, फिर जब नेक्स्ट हम लोग पढ़ाई करेंगे तो उसमें हम केमिकल बॉन्डिंग के अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग विद्युत ऋणात्मकता को समझने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट को समझने वाले हैं, जिसको अवकारक कहते हैं। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको हम अक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, ये तीन चीज, और लास्ट हम लोग समझने वाले हैं अच्छे से डिटेल में निष्क्रिय तत्व या इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, ये मतलब क्या होता है, इनके बारे में कुछ जानकारी हम लोग अहम जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आज हम लोग का क्लियर हो जाना चाहिए, और इस पे एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का भी आता है। ठीक है, तो अच्छे से इसे समझना जरूरी है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में ऐसे टर्म्स काफ़ी यूज होते हैं जिसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद्युत ऋणात्मकता से। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ये कहता क्या है पहले समझो। ठीक है, डेफिनेशन को समझो, बाकी हम लोग प्रैक्टिकल इसको देखेंगे। इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की परमाणु की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट है, सपोज कोई भी एलिमेंट, सिलिकॉन ही है, अगर कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, सिलिकॉन, फास्फोरस, कुछ भी, तो कोई भी परमाणु के अंदर एक आकर्षित करने की क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है ना, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि हमारे पास जो तत्व होते हैं ना, आपस में बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग मतलब आपस में बंधन बनाते हैं। ठीक है ना, बंधन क्यों बनाते हैं, सिंपल बात है। अगर तुम सपोज तुम्हारे पास फ्रेंड है, तो क्या करते हो, फ्रेंड के साथ क्या करते हो, एक तरह का बॉन्डिंग रहता है। तो बॉन्डिंग किस बात का रहता है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तुम उसकी हेल्प कर देते हो, उसको और जो है तुमको प्रॉब्लम होती है तो वो हेल्प कर देता है। तो ये हेल्प कैसे होता है, सपोज उसको पैसे की प्रॉब्लम है तो पैसे दे दिए। ठीक है, कुछ भी, किसी भी टाइप का रिलेशन हो सकता है जिसमें हम इस तरह से मदद कर सकते हैं। तो तत्व भी आपस में जो है ना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग मतलब आपस में लेन देन करते हैं। अब ये आपस में लेन देन क्यों करते हैं, अभी हम लोग आगे समझेंगे। तो एक चीज समझो, इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की, ठीक है, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको अपनी ओर खींचने की परमाणु की जो क्षमता होती है उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, यानी जो जितना खींचने की क्षमता रखेगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, जो जितना इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखेगा वो उतना ही ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता उसके अंदर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की परमाणु के अंदर जो क्षमता है उसको विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब समझ लेते हैं और कुछ पॉइंट्स। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः घटती जाती है। ठीक है, यानी हम लोग ने पीरियोडिक टेबल जो पढ़ा था, ठीक है ना, तो पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने देखा था, देखो ये हम लोग का टेबल था, तो हम लोग ऊपर से अगर नीचे आते हैं ना तो ऊपर वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब उसके अंदर पावर इलेक्ट्रॉन खींचने की ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आएंगे घटते जाती है। तो वही कह रहा है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में, ठीक है ना, वर्ग में यानी जो लाइंस ड्रॉ की रहती हैं, कॉलम लाइंस होती हैं, जिसको मैंने पिछले दिन बताया था कि ये जो कॉलम्स होता है ये वर्ग होता है। ठीक है, ये वाला वर्ग, ये सारा वर्ग होता है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः घटती जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता किस एलिमेंट में ज्यादा होती है। तो देखो 17 वर्ग के जो हैलोजन तत्व होते हैं, ठीक है, 17 वर्ग में देखो हैलोजन तत्व है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो उसको देख लेना अगर नहीं पता हो तो 17 वर्ग के हैलोजन तत्वों में फ्लोरीन में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है, फ्लोरीन में। ठीक है, देखो यहाँ पे इस पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, तो देखो यहाँ पे गिनते हुए आएंगे तो 17 यहाँ आता है, 17 के नीचे क्या, फ्लोरीन सबसे ऊपर है। तो जो सबसे ऊपर है उसके अंदर विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी, फिर जैसे जैसे नीचे आएंगे घटती जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो है 17 वर्ग के हैलोजन तत्वों में
फ्लोरीन में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है, जबकि आयोडीन में, आयोडीन नीचे आता है तो इसीलिए क्या होता है, उसमें सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता समझ में आ गया होगा। विद्युत ऋणात्मकता किसी भी परमाणु की वह क्षमता है जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, समझ में आया। जिसमें 17 वर्ग का हैलोजन तत्व में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है उसके अंदर, और आयोडीन के अंदर उसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का विद्युत ऋणात्मकता। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। इसको दोनों टर्म को एक साथ समझेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बोला कि जो एटम्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, इसमें जो एटम्स होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स आपस में बांटते हैं अपनी पूर्ति के लिए। अब उनकी पूर्ति क्या है, उनकी क्या जरूरत है, ये हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है, आपस में लोग बांटते हैं, शेयरिंग होती है। तो इसी में जो है अवकारक और ऑक्सीकारक बनता है। ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, रसायन शास्त्र में, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में अवकारक ऐसे तत्व को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में यानी केमिकल रिएक्शन में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व को दे देता है। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, सपोज क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो सोडियम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, जिसको अवकारक कहते हैं। तो अवकारक किसे कहते हैं, ऐसे तत्व को अवकारक कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व को दे देता है। वो क्या कर देता है, दे देता है। ठीक है, रिड्यूस हो जाता है खुद, रिड्यूस मतलब कम होना। ठीक है, और ऑक्सीकारक क्या है, ऐसे तत्व जो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। ठीक है, तो जो दे देता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जिसका एग्जांपल है लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम और भी है। ठीक है, 3 एग्जांपल मैंने लिखा है। और ऑक्सीकारक ऐसे तत्व को कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है, जिसमें ब्रोमीन है, क्लोरीन है और भी है। ठीक है, तो समझ में आया ना अवकारक और ऑक्सीकारक क्या है। अच्छा, ग्रुप 1 के जो तत्व होते हैं वो ज्यादा अवकारक होते हैं। ठीक है, ज्यादा अवकारक होते हैं मतलब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स देने की क्षमता ज्यादा होती है। और ग्रुप 7 या 17 हैलोजन तत्व जिसको बोलते हैं, ये काफी ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, डेफिनेशन पूछता है, याद रखोगे। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे कि लिथियम और सोडियम, मैग्नीशियम ये ऑक्सीकारक में आता क्यों है। तो फिलहाल तो ऑक्सीकारक और अवकारक किसे कहते हैं, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो आते हैं अंतिम निष्क्रिय तत्व में। ठीक है, निष्क्रिय तत्व को उत्कृष्ट तत्व भी कहते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं। ठीक है, ये सब एक ही गैस का अलग अलग नाम है। ठीक है, इसको आइडियल भी बोलते हैं, आइडियल गैस या आइडियल एलिमेंट। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन को समझते हैं। कह रहा है वे तत्व जिनके आखिरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन यानी अष्टक, अष्टक यानी उसके आखिरी कक्ष में, बहुत सारा कक्ष होता है ना, K, L, M, N, बहुत सारा कक्ष होता है। ठीक है, बोर की थ्योरी से हमें एक कक्ष मिला था। ठीक है, तो इसमें अलग अलग कक्ष का अलग अलग अपना कैपेसिटी होता है। ठीक है, जिसमें से 2 आ सकता है, इसमें 8 आ सकता है, इसमें भी 8 आ सकता है, ऐसे करके। ठीक है, तो अंतिम कक्ष में जिसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है, ऐसे तत्व को हम निष्क्रिय तत्व कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक तत्व ऐसा है जिसके अंतिम कक्ष में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये जो है इनर्ट है, निष्क्रिय है। ठीक है, हीलियम। तो सवाल ये होता है कि सर निष्क्रिय तत्व होता क्या है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन निष्क्रिय में और क्या बस इतना ही है? नहीं, इतना ही नहीं है। देखो क्या है निष्क्रिय तत्व, क्या है निष्क्रिय का मतलब ये हो गया कि वो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेगा। इसलिए यहाँ लिखा है ये तत्व रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि देखो जिस तरह हर आदमी, हर जो है इंसान होता है, वो चाहता है कि स्टेबल हो जाए। स्टेबल हो जाए मतलब पढ़ लिख ले, नौकरी मिल जाए, ठीक है, तो आराम से जीवन बिताएंगे, ऐसे स्टेबिलिटी चाहिए। तो तत्वों में भी ऐसा है, तत्व भी चाहते हैं कि अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो निष्क्रिय हो जाएंगे। क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है, वे तत्व जिनके आखिरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उन्हें निष्क्रिय तत्व कहते हैं। ठीक है, तो निष्क्रिय होने का मतलब वो समझो एकदम सेटल हो गया, वो सेठ बन गया है। ठीक है, तो जब वो सेठ बन गया है तो क्या करेगा, वो प्रतिक्रिया में भाग लेगा? नहीं भाग लेगा। ठीक है, नहीं लेगा। तो अब सवाल ये है कि निष्क्रिय 8 में होता है, ठीक है,
कितने में होता है? अगर आखिरी कक्ष में 8 होता है। तो यहीं पे एक आंसर मिल जाता है कि सर इलेक्ट्रॉन आपस में लेन देन क्यों करते हैं? तो इसीलिए करते हैं। अब देखो कमाल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम है ये, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम लोग निकालोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। के में 2 रहता है, एल में 8 रहता है, तो 8 तो 10 हो गया, और आखिरी कक्ष में 1 हो गया। ठीक है, तो 8 2 10 1 11 हो गया। उसके बाद Cl क्लोरीन को ले लो, तो क्लोरीन का 17 होता है, और 17 का निकालेंगे तो 2 8 और 7 होगा। तो देखो कमाल का बात क्या है कि 2 8 1, ठीक है, अगर ये एक किसी को दे दे, ठीक है, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 बचेगा, क्योंकि ये तो हट जाएगा। तो जब लास्ट ऑर्बिट में 8 बचेगा तो ये क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। और अगर ये एक किसी से ले ले तो इसके भी लास्ट ऑर्बिट में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो ये भी निष्क्रिय हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, दोस्ती कर लेंगे, ऐसा समझ लो। ठीक है, और बनाएंगे NaCl। NaCl मतलब साधारण नमक, इसी को बोलते हैं, यही नमक हम लोग खाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग रासायनिक नाम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम एंड दिस इज क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में क्या है? सोडियम अपना लास्ट ऑर्बिट का 1 दे देता है क्लोरीन को, और क्लोरीन भी बन जाता है 2 8 और 8, तो लास्ट ऑर्बिट में इसका भी 8 आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, क्योंकि हर तत्व चाहता है कि हम निष्क्रिय तत्व बन जाएं, हर आदमी चाहता है कि हम सेठ बन जाएं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो अपना ऑक्टेट यानी ऑस्टेट पूरा करके निष्क्रिय बन जाता है और रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ये चीज समझ में आ गया कि वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको निष्क्रिय होना रहता है। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम ऑर्बिट में आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे। याद रखना, इसको अष्टक बोलते हैं। लेकिन एकमात्र हीलियम है, क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, तो एकमात्र यही एक जो है एटम है, एलिमेंट है, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 2 रहते हुए भी ये निष्क्रिय है। ठीक है, इस पे और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। तो फिलहाल इतना काफ़ी है। इस सारे वर्ड्स को अच्छे से समझ लोगे, कोई दिक्कत होगी कमेंट करना, और अच्छा लगा तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है।